की जानिब आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद वसीमुद्दीन साहब से, जो कि एक्स चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपको वेलकम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया। मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं तकाफुल इंडस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हालात है और जो वाकयात है वो सबके सामने है। आपकी क्या राय है सर? किस तरह से समझते हैं कि चीजें बेहतर होने की जरूरत तो है, लेकिन हम किस तरह से जो है वो बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? क्या राय है आपकी? देखिए, कराची तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी पे मुश्तमिल है। इतना बड़ा शहर है हमारा कराची। तो यकीनन यहाँ पे मसाइल तो हैं अपनी जगह ना। जो मसाइल हैं हम देख रहे हैं क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक। हमें 77 ईयर्स हो गए आज़ाद होकर, लेकिन बहरहाल मसाइल अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल काफ़ी बेहतरी हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मज़ीद इम्प्रूवमेंट के तवक्कात हैं। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए भाई देखें, जब हम कराची की बात करें तो कराची यकीनन कराची एक मिनी पाकिस्तान है। कराची में सिर्फ कराची के लोग नहीं है, हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान भर के तीनों सूबों के लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो यकीनन मसाइल तो अब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह मसाइल के हल के लिए पेश कदमी कर भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। हम लोग बेहतरी तरफ हम लोग जाएंगे, उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह। उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल। हमजा की जानिब, हमजा हमें बताएगा तकाफुल इंडस्ट्री के बारे में, ये क्या है और कौन कौन लोग इससे जो है वो फैज़याब हो सकते हैं? जी, तकाफुल इंडस्ट्री जो है एक बेसिकली शरअ कंप्लायंस वे है, जिससे जो है पार्टिसिपेंट को जो है उनकी फैमिली को इन फ्यूचर के फाइनेंशियल लॉसेस को कवर की जाती है। ठीक है। असल में ये जो है इंश्योरेंस की अल्टरनेट है। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कुछ जो है एतराज़ात थे लोगों के और उलमा कराम के, जिसके बेस के ऊपर जो है ये तकाफुल को इंट्रोड्यूस कराया गया एज अ इस्लामिक वे में, जिससे इससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है फैज़याब हो सकते हैं। यानी जैसे कि नॉर्मली हर बंदा सेविंग्स कर रहा होता है। सेविंग्स जो कर रहा होता है या तो एज अ जो से जेके हमारे कॉमन वे कमेटी की सूरत में सेविंग कर रहे होते हैं, बैंक अकाउंट्स में सेविंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सेविंग एज अ तकाफुल इंडस्ट्री में करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट एक ये होगा, एक तो हमारी साथ साथ सेविंग भी चलती रहेगी, प्लस खुदा ना खास्ता फ्यूचर की कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उसमें तकाफुल इंडस्ट्री आपकी फैमिली के बैक हैंड पे खड़ी हुई है और फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए। किसी भी किस्म की क्रिटिकल इलनेस हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, डेथ हो गई, तो उस सूरत में तकाफुल इंडस्ट्री आपको एज ए इस्लामिक वे के अंदर रहते हुए आपको आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। यानी एज ए आप इसको इस तरीके से लेने, ये कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है। जिस तरीके कम्युनिटी के अंदर होता है कि एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम बना हुआ होता है कि किसी भी उस कम्युनिटी के अंदर किसी भी फैमिली को किसी भी फाइनेंशियल लॉसेस होती है, किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होती है, तो वो कम्युनिटी उसकी हेल्प करती थी। इसी तरीके से तकाफुल को भी इसी वे के अंदर लेते हुए वर्किंग की जा रही है, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तकरीबन 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जिनको इस हवाले से मालूम नहीं, इंश्योरेंस के हवाले से नहीं मालूम, न तकाफुल के हवाले से कि होती क्या चीज़ है। बिल्कुल। अगर हम आउट ऑफ कंट्री यूरोप साइड की बात करें तो वहाँ पे हर बंदे को नॉलेज है, वहाँ पे लोगों की लाइन्स लगी हुई होती हैं ये प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन हमारी आवाम को जो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, साथ साथ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें पाक कतर तकाफुल है, EFE हिमायत तकाफुल है, जुबली तकाफुल है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ जुबली लाइफ इंश्योरेंस से, जुबली तकाफुल से। तो हम लोग इसी चीज़ को रहते हुए सेल्स फोर्स के थ्रू जिस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि क्लाइंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को इस तरह के फाइनेंशियल लॉसेस से कवर किया जाए। ठीक है, ज़बरदस्त। मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस जो है नहीं करा सकते, इस्लामिक वे में नहीं है, जो भी बहुत से मिसकंसेप्शंस होते हैं वो लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं और इस्लामिक वे में रहते हुए इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ऊपर जो बेसिकली इस पे जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन सब के फतवे इसके ऊपर हैं इस वर्किंग पे, क्योंकि जो ये मॉड्यूल बनाया गया है ये उन्हीं की ज़ेर निगरानी ये मॉड्यूल बनाया गया है। अच्छा। मुख्तलिफ उलमा कराम, मुख्तलिफ जो है मुफ्ती साहब जो हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ के जो है शरई एडवाइज़र हैं, जो कि जिनकी निगरानी नहीं में ये सारी वर्किंग की जा रही है।
ओके, दैट्स वेरी गुड। बढ़ते हैं वसीम भाई की जानिब। वसीम भाई हमें बताइएगा, आप माशाल्लाह आपकी तालीम के शोबे में बहुत खिदमात हैं, तो ज़रा बताइए एक बच्चे को क्या तालीम शऊर बेदार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तालीम की है या तरबियत भी कहीं ना कहीं अहमियत रखती है? क्योंकि आपकी तालीमी खिदमत माशाल्लाह इतनी है, आप PhD भी आपने बनाए हैं, और वो भी बताइएगा ज़रा हमें। जी देखिए, बात ये कि तालीम के लिए सबसे, जैसा कि अभी कहा, मुजीब साहब ने भी कहा कि पहली दरगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है ना, माँ की गोद होती है। बच्चा जो सीखता है, जो एक्चुअली बच्चे के जो शुरू के 10 साल जो होते हैं ना, यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल तक, ये 10 साल बड़े अहम होते हैं बच्चे के लिए। अगर 10 साल में हमने बच्चे को या बच्ची को हमने ग्रूम कर दिया और उसको सही पटरी पे डाल दिया हमने एजुकेशन के हवाले से, हम लोग जो है, जितने लोग हैं, हम जैसे लोग, हम सब पीले स्कूल से निकले हैं हम लोग। लेकिन हमारी अंग्रेजी किसी से कम नहीं माशाल्लाह। अगर अंग्रेजी भी आके बैठ जाएगा हमारे सामने तो हो सकता है हम उसको मुतासिर करेंगे, अंग्रेज को भी। हमारी जबान नहीं है अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ से किया हमने? पीले स्कूल से किया हमने। हम प्रोफेसर बन गए, डॉक्टरेट कर लिया, कई लोगों को डॉक्टरेट करवा दिया। मेरी 22 किताबें हैं। लेकिन मैं जब क्लास 9 में था तो मैं बैतबाजी का माहिर था, शेर शायरी का माहिर था। 9 क्लास क्या होती है? 8-9 क्लास तो बच्चे होते हैं ना। लेकिन ये चूँकि घर का माहौल था, हमारी मेरी वालदा चूँकि खुद मुदर्रिस थी, उस्ताद थी, वो स्कूल की उस्ताद थी, वो घर का माहौल। तो घर का माहौल जो है सबसे बेसिक जो है ना तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए घर का माहौल है। घर का माहौल होगा, फिर बाद में स्कूलिंग आता है। घर के माहौल से शुरू होता है, फिर स्कूलिंग होती है। स्कूल में टीचर्स आपको अच्छे मिल गए, अच्छे असातिज़ा मिल गए, अच्छा माहौल मिल गया, फिर आपकी सोबत हो गई, आपको अच्छी कंपनी मिल गई, आपके ऐसे आपका हल्का बन गया कि जो पढ़ने वाले, लिखने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उससे जो है ग्रूम होता है। तो 10 साल बच्चे की शख्सियत के लिए, बच्चे की जो शख्सियत बनती है ना, वो 10 साल में हम कहते हैं ना कि बच्चा नज़र आता है बचपन में कि बच्चा ये क्या बनने वाला है। वो बचपना उसका जो होता है, जो हरकत और सकनात करते हैं बच्चे, वो नज़र आते हैं वो। तो मैं समझता हूँ तालीम के लिए, जैसा हम देखते हैं कि तालीम के लिए बुनियादी शर्त ये है कि तरबियत, तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए। हमारे आजकल के जो माँ बाप हैं बच्चों को टोकते नहीं हैं, डपटते नहीं हैं, डांट नहीं पिलाते, कहते हैं बच्चा हमारा वो हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, ये दिमाग पे कुछ नहीं होता। बच्चे को हम जितना डांट डपट से हम काम लेंगे, उसकी हम इस्लाह करेंगे, उसकी तस्हीह करेंगे, उसको टोकेंगे, बताएंगे बेटा ये गलत कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बुनियादी जो है तालीम के साथ तरबियत भी चाहिए। तालीम तो हम दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं है। तो आप देखें हमारा जो पाकिस्तानी माशरा जो है वो क्यों मसाइल का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे पास तालीम के अलावा तरबियत नहीं है। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है ये। तो तालीम के लिए, एजुकेशन के जैसा वो एक ख़ता कहा था, किसी ने बड़ा अच्छा ख़ता कहा था कि नाफहम को समझा के भी नाफहम रहा, नाफहम को समझा के भी नाफहम रहा, और बेखिर्द को समझा के भी ना बेखिर्द रहा। तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, नादान को उल्टा, नून अलिफ दाद अलिफ नून नादान, नादान को उल्टा भी तो नादान रहा। अब नादान को रिवर्स लिखेंगे ना, फिर नादान आएगा। वाह वाह, बहुत तो खूब, नादान को उल्टा भी तो नादान रहा। तो तालीम के लिए ये है कि ज़हनी तौर पर किसी भी माशरे में किसी भी फर्द को जो है अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ अपने माहौल, अपनी तहजीब को भी, अपनी तमद्दुन को भी जो है उसको उजागर करे। सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्री होल्डर है, उनको कुछ भी नहीं आता, मादरत के साथ में कुछ भी नहीं आता। उनसे बात करने तो उनका पोल खुल जाता है कि उनकी तालीम कितनी है, उनकी एजुकेशन कितनी है। हमने बात ऐसे भी, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी PhD होते हैं, जब वो मुँह खोलते हैं या तो उनका पोल खुल जाता है। तो उसका मतलब भी होता है कि उनकी तालीम में कुछ कमी है, कुछ कोताही है, कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मुकम्मल नहीं हुई हैं। तो तालीम के साथ साथ अपने आप को जस्टिफाई भी करना होता है कि बच्चे को या बच्चियों को या हमारे पेरेंट्स को, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। अगर पेरेंट्स जो है ये समझते हैं कि बच्चों को सिर्फ वो स्कूल की वैन करवा देंगे और अच्छा उनको पानी की बोतल दे देंगे, अच्छा बैग दे देंगे, अच्छी चीज़ें दे देंगे, बच्चा पढ़ लेगा, नहीं। माँ, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माँ का होता है, उसके बाद फिर बाप का होता है। अगर ये दोनों जो हैं ये तय कर लें कि हमें अपने बच्चे की शख्सियत को निखारना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको बेहतर करना है, तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, किसकी? वालिदैन की। ओके जी, वालिदैन की सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी होती है। बढ़ते हैं जानिब हमजा से जानते हैं, स्कीम्स के हवाले से हमें बताइएगा, तकाफुल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी स्कीम्स फराहम कर रहे हैं नाज़रीन को? इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो सेविंग प्लान्स हैं ना, तो जिसमें वो बंदा भी सेव कर सकता है, इसको वो बंदा भी परचेज कर सकता है जो कि डेली बेसिस पे 100 रुपये भी अपने पास सेव कर रहा हो। ठीक है। तो इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसमें बेसिकली जो पेमेंट्स मोड होते हैं वो ईयरली बेसिस पे होते हैं। तो इजीली एक बंदा सालाना, साल के 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख ईजिली आराम से अपने पास सेव करके
وہ اس اسکیم کو آرام سے پرچیز کر سکتا ہے، جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، جس میں آپ کی اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن پلانس لے سکتے ہیں، ان کی ویڈنگ کے لیے لے سکتے ہیں، اپنی خود کے ریٹائرمنٹ کے لیے لے سکتے ہیں، کیونکہ جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جس طریقے سے مہنگائی انفلیشن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اس حساب سے یہ زیادہ بیسٹ طریقہ ہے اپنی سیونگ کرنے کا۔ بالکل۔ تو اسی بیس پہ بنیاد رکھتے ہوئے ہم لوگ اس چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میکسیمم لوگوں تک ہم لوگ پہنچے ہیں، اس میں ورکنگ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے، اور میکسیمم لوگوں کو ہم نے اس میں کورڈ بھی کروایا ہے، سیونگس بھی ان کو بتائی ہیں، طریقے بھی بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے پاس سیونگ کریں۔ ایسا نہیں کہ جسٹ ان کو جا کے ایک پالیسی کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ پالیسی یہ آپ نے لینی ہے، لیکن ان کو طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے پاس سیو کرنا ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی اگر آپ اپنے پاس سیونگ کر رہے ہیں، 30,000 آپ ارننگ کر رہے ہیں، تو اس کا تو آپ نارملی 20% یا 10% آپ اپنے پاس سیو کریں، جو کہ ایزلی جو ہے ایئرلی بیسس پہ آپ اس کو آرام سے جو ہے اپنے فیوچر کی پلاننگس وغیرہ ایزلی کر سکتے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور بات ہم مجھے سر ادھوری چھوڑ کر گئے تھے، فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر رہے تھے، آپ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بتا رہی ہے کہ ہم 126.3 بلین ڈالر ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ اوکے، ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے وہ ہے 31 ٹریلین روپیز، لاکھ روپیز ڈومیسٹک۔ یہ ہم نے بینکوں سے لیا ہوا ہے، مختلف لوگوں سے لیا ہوا ہے، مختلف ایجنسی سے لے کے، تو یہ کام چلا رہے ہیں۔ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 376 بلین ڈالر، 376 بلین ڈالر جی ڈی پی ہے، اور 24 کروڑ تقریباً آبادی ہے۔ اس کو آپ جب ڈیوائڈ کریں گے تو ہماری پر کیپٹل انکم نکلے گی 1658، یعنی 1658 US ڈالر ہماری پر کیپٹل انکم ہے، اوکے، جو کہ بہت ہی کم ہے، بہت زیادہ۔ کیسے کم؟ اب مسئلہ یہ اس سچویشن میں ہم کیسے سروائیو کریں؟ ہمیں اپنے جو ان پروڈکٹیو ایکسپینسز کم کرنے پڑیں گے، جب تک وہ نہیں کم کریں گے حالات نہیں ٹھیک۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کرنٹ کیڈ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ 1 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، 1 ٹریلین روپیز، پاک روپیز، یہ کرنٹ ڈیفیسٹ، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 2.67 بلین ڈالر۔ تو یہ تمام نیگیٹو فگرز کیسے سروائیو کریں گے ہم؟ ایکسپورٹ ہماری 32.5 بلین ڈالر ہے ایکسپورٹ، جبکہ امپورٹ جو ہے وہ 72.7 بلین ڈالر ہے۔ یہ گیپ دیکھیں، اتنا بہت زیادہ، اتنا گیپ۔ اور یہ خلا جو ہے اس کو پور کرنے کے لیے ہم کریں تو کریں کیا پروفیسر صاحب؟ وہ جو IMF جو ہے، جی ایک سیکنڈ میں جی سر کنٹینیو۔ مقصد یہ کہ اس چیز کو وہ ہمارے جو کرپٹ بیوروکریٹ اور کیا نام ہے اس کا سیاستدان، یہ شفٹ کر دیتے ہیں اپنا برڈن IMF کو برا بھلا کہہ کے، اللہ کہ بھائی یہ IMF نے کیا ہے، ابھی تم نے اپنی جو جائیدادیں باہر بنائی ہیں اور جو سارے کیا ہے، یہاں پہ تو لگایا ہی نہیں پیسہ، اگر یہ یہاں پہ لگاؤ، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں، بالکل، وہ اربوں خربوں کے ہم کیسے مقروض ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو کہ، لیکن اب کس کو سامنے آنا چاہیے؟ کون ہے جو سامنے آ کر اور آگے آ کر جو ہے وہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں؟ سر بتائیے گا۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب یقیناً جیسا کہ میں پہلے میں نے بتایا کہ 77 ایئرس ہو گئے نا ہمیں آزاد ہوئے نا، اب یقیناً ہم نے بڑے ہمارے تجربات ہیں، ہمارے مشاہدات، ہمارے تجربات، ہمارے جو واقعات ہیں ملک کے، ہمارے ملک کی صورتحال کے بڑے تلخ ہیں، مگر اب یقیناً اب یوتھ کو آگے آنا چاہیے۔ یوتھ کو جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ نوجوان جو ہے مستقبل ہے ہمارا، یوتھ جو ہے ہمارا مستقبل ہے، اور یقیناً اب یوتھ میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ اب یوتھ جو ہے سیاسی تقریروں سے، سیاسی بیان بازیوں سے یا سیاسی پولیٹیکل شو سے جو ہے یوتھ اب خوش ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ انہیں پتہ چل گیا کہ حقائق کیا ہیں، ریئلٹیز کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے۔ اب یوتھ کو جو ہے پاکستان دیکھیں، جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ یوتھ نے بڑا کام کیا، یوتھ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی عروج میں بھی جو ہے یوتھ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اب نوجوان طبقے کو آگے آنا چاہیے اور انہیں اب ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ اب جیسا الیکشن ہونے والے ہیں، ضمنی الیکشن، میرے خیال 16 مارچ کو الیکشن ہے، تو 9 سیٹوں میں جو الیکشن ہوں گے کراچی میں، تو اب نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ ہم نئے پرانے لوگوں کو ہم برت چکے ہیں، پرانے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، ان کو چیک کر چکے ہیں، ہمارے مسائل اب تک جو ہے حل نہیں ہوئے ہیں،
बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। तो हमें नौजवान तबके को, यूथ को जो है हमें मौका देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि किस ग्रुप से हैं, इंडिपेंडेंट है, किस पार्टी से हैं। अगर वो नौजवान हैं और नए लोग हैं तो हमें एक हमारी आवाम को जो है उन लोगों को मुंतखब करना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस सिलसिले में हमारी जो खानकाह बुखारिया 89 है, अब्बा जी सरकार जो है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। मेरे 3 बेटे उनसे बैत हो गए हैं। मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। बिल्कुल 3 बेटे मेरे उनसे बैत हो गए हैं। 2 मेरे माने मेरी जो बेटों की बीवियाँ हैं वो बैत हो गई हैं। अच्छा, मैं खुद बड़ा इंस्पायर्ड हुआ हूँ अब्बा जी सरकार से। उनका असल नाम क्या है? सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी दामद बरकातुहू आलिया। सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी उर्फ क्या है? अब्बा जी सरकार। ये बहुत बड़ा 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब कोरोना आया था तो इनका जो कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ। अच्छा, इनके साथ कौन लोग हैं? इनके साथ वो लोग हैं 15 साल से लेकर और 30 साल, 32 साल, 35 साल के यूथ नौजवान, और हज़ार उनके मुरीदीन हैं पाकिस्तान में। तो अभी जो इलेक्शन में जो 3 उनके उम्मीदवार हैं, डॉक्टर आकिफुद्दीन है, गालिबन आमिर है और माजिद मकसूद है। ये 3 लोग मुंतखब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा, आवाम से मैं अपील करूँगा कि खानकाह बुखारिया 89 के हवाले से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके हिमायत याफ्ता है, उनको मुंतखब करना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, उनको मौका फराहम करना चाहिए। कराची के मसाइल कैसे हल होंगे? कराची के मसाइल ऐसे ही हल होंगे कि हम नए लोगों को मौका फराहम करेंगे। ये नए लोगों को मौका फराहम करेंगे तो फिर ये पुराने होंगे। हम इनको अगर मौका फराहम नहीं करेंगे, उनका मुंतखब नहीं करेंगे, तो कैसे हम जो है कराची के मसाइल पर जो काबू पाएंगे और कैसे हम कराची के मसाइल को जो है हल करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि अब्बा जी सरकार, खानकाह बुखारिया 89 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी माशरे में। अब तो उनके नाम के साथ मुबल्लिग इस्लाम भी लग गया। अभी जब आगे जिना में जो प्रोग्राम हुआ था 13 रजब को, उसमें एक 2 हिंदू फैमिली ने इस्लाम कबूल किया है। तो उनका दायरा कार जो है माशाल्लाह, अब उनका मुबल्लिग इस्लाम भी कह सकते हैं कि जोग जो है लोग दायरा इस्लाम में उनके हाथों मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे माशी मसाइल, हमारे सियासी मसाइल, हमारी जो भी मसाइल हैं वो इस तरह हल होंगे कि हम जो है जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था, जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया था, वो इस्लामी शरीयत की बालदस्ती होनी चाहिए। आज तक वो हमारा ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। वो ख्वाब को जो है पूरा होना चाहिए और उसका आसान से हल ये है कि हमें नौजवान तबके को जो है मुंतखब करना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, ताकि ये नौजवान लोग जो है खानकाह बुखारिया 89 के जो उम्मीदवार हैं ये मुल्क के लिए, कराची ख़ासतौर कराची के लिए जो है बेहतर तौर पे कारकर्दगी और काम कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं लेकिन काम हम जो अब करने के लिए खड़े होते हैं तो हम ये लोग सोच रहे होते हैं कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो चलें आप मौका देके देखें, डॉक्टर आकिफ को आप वोट दीजिए, आमिर भाई को और आप वोट दीजिए माजिद मसूद साहब को, जो कि खानकाह बुखारिया 89 से जिनका ताल्लुक है। बढ़ते हैं हमजा की जानिब। हमजा, हमें बताइएगा लोग क्यों तकाफुल इंडस्ट्री की जानिब जो है वो मुतवज्जा हों और क्यों आप लोगों से रब्ता करें? ऐसी क्या मुनफरिद चीज़ है आप लोगों के पास? बेसिकली हम लोग जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी कंपनी जो एज अ वर्किंग करिए एज अ कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम पे है, तो उसमें बेनिफिट्स क्लाइंट्स को यूँ मिल रहे होते हैं कि साथ साथ, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि एक बंदा अपनी फैमिली को चला ले, वो बहुत बड़ी बात है ना, कि ना कि खुदा ना खासा किसी फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो जाए। जिस बेस पे एक मिसाल में अगर मैं लास्ट में आपको बात करूँ, लास्ट सिचुएशन हमारी कि जिसमें एक हमारे क्लाइंट्स थी, उन्होंने हमसे एक जस्ट सेविंग प्लान्स लिया हुआ था, जिसमें कुछ टाइम उनका चला, 6 मंथ बाद उनकी डेथ हो गई। 6 मंथ बाद जो उनकी डेथ हुई तो उनकी फैमिली के अंदर जो है उनके बेवा खातून, उनके 2 बच्चे प्लस उनके जो भाई थे वो एक अपनी फैमिली को देख लेते हैं। तो साथ साथ दूसरी बात है, अब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर बंदा किसी दूसरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बंदा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर ले, वो बहुत बड़ी बात होती है। सही बात। तो इसी बेस पे जो फिर इस बेस के ऊपर हमने रखते हुए जब उनकी उन्होंने जो कंपनी से पॉलिसी ली हुई थी, तो उनको एक बेनिफिट ये हुआ कि एक ह्यूज अमाउंट का समकाउट उनको जो है उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया, जिस बेस पे आज उनकी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून की जिंदगी गुजारी है, ना कि किसी के सहारे पे वो एक जिंदगी। तरीकेकार क्या है हमजा, किस तरह से लोग आए तो आपके पास? क्या कोई फाइल्स वगैरह कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है, उस बारे में बताइए। तरीकेकार ये है कि जैसा कि स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा है, आप उससे मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं तकाफुल की, जुबली तकाफुल की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और भी दूसरे मुख्तलिफ तकाफुल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। हर जगह एक सबकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। दूसरा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कोई इतनी ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा आपका CNI चाहिए, जैसा आपका एक इनकम प्रूफ है, और जो आप क्या वर्किंग कर रहे हैं, जस्ट इससे ज़्यादा और कोई
लेंदी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि जो है आपको प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना, तो इजीली इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, और प्लान्स क्या होते हैं? अगर एक बंदा जो है वो जो कमाता ही अगर 25,000 रुपए या 30,000 रुपए उसकी इनकम है, तो उसको आप किस तरह से प्लान प्रोवाइड करेंगे कि वो आप कितनी इनकम जो है वो आपके पास जमा कराएं, और फिर जब वो कितने सालों के प्लान होते हैं, शादी से रिलेटेड भी होते हैं, बच्चों की अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, और इंश्योरेंस प्लान भी होते हैं, तो महीने में किस तरह से वो इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं, उस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए बेसिकली उसमें जो एक मिसाल जैसे आपने एग्जांपल दिया, एक बंदा अगर 25,000 रुपये महाना कमा रहा है, 25,000 रुपये अगर वो महाना कमा रहा है, वो उसमें से 1000 इजीली सेव कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, 1000 अगर वो इजीली सेव कर रहे हैं तो वो ईयरली आपका बन रहा है 12,000। मिनिमम जो हमारे पास जो अमाउंट है वो 8,000 के हिसाब से एक प्लान इजीली क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक साल में एक दफा ही करना होता है। एक साल में एक दफा पेमेंट करनी होती है। सालाना वो आपके होगा 12,000, तो इजीली आप उसको सेव करके एक इजीली सा सेविंग प्लान आप उसको ले सकते हैं, कि जिससे जो है आपके इन फ्यूचर की जो भी वेडिंग्स वगैरह के लिए आप बच्चों के लिए लेते हैं या एजुकेशन के लिए आप उसके लिए लेते हैं, तो इजीली उसके अंदर आप कर सकते हैं। ओके, मतलब ईयरली आपको जो है वो 12,000 या 8,000 कुछ अमाउंट होता है, वो खुद डिसाइड कर लें। अच्छा, जो पर्सन आपके पास आ रहा है वो खुद से भी डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये कन्वीनियंट होता है, मैं इतने पैसे जो आप लोगों को। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। उसके अंदर नीड एनालिसिस होती है क्लाइंट्स की, कि उनकी इन फ्यूचर की नीड्स क्या है, तो उस हिसाब से वो वर्किंग चल रही होती है, कि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मंथली जो है ज़्यादा अमाउंट भी सेव कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट से भी कर सकते हैं, कम अमाउंट से सेव कर सकते हैं, कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कहेंगे, हमारे पास टाइम कम है, छोटा सा पैगाम। देखिए, हमारी कौम में सबसे ज़्यादा है खुद इंसारी जी का जज्बा हमारे पास बड़ा कम है ना, नापैद हो गया है, नायाब है। हमारी कौम को, हमारे लोगों को खुद इंसारी पर हमें डिपेंड करना पड़ेगा। हमें खुद इंसानी पर जोर देना होगा, और हमें जो है, हम जो रोज़ा होते हैं कि महंगाई हो गई है, ये मसाइल हो गए, तो आवाम भी को भी चाहिए कि हम अपने मसाइल पर काबू करें। मतलब मैं एक मिसाल दूँ, छोटी सी मिसाल देकर कहूँगा, टमाटर बहुत महंगे हो गए ना, या प्याज बहुत महंगी हो गई है, तो उसका कोई मुतबादिल है टमाटर का या प्याज का, क्योंकि मुतबादिल है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें मुतबादिल चीज़ का भी हमें सोचना चाहिए, और हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है। ये एहतिसाब का जो जज्बा है ये बहुत कम हो गया है। बिल्कुल, और आप खुद से स्टार्ट करें तो उसके बाद क्या ही बात हो रही है। क्या पैगाम देना चाहोगे? छोटा सा टाइम नहीं है हमारे पास। छोटा सा ये पैगाम देना चाहूँगा कि इरशाद बारी ताला है, खुदा उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। बेशक बेशक। अब्बा जी सरकार की जानिब से खानका बुखारी 89 की तरफ से हिमायत याफ्ता जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मोहम्मद आकिफ साहब और जो माजिद मखतूद साहब, आमिर साहब, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त है तब्दीली का। जब तक कि आप नए लोगों को आगे लेके नहीं आएंगे तब तक जो है इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल, और तब्दीली सिर्फ बातों से नहीं आती, कुछ करके भी दिखाना